जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पाथ टू एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारा पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और इससे पहले जो है मैंने फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखें हमारे चैनल पर। और अगर आप सीएपीएफ, सीडीएस और एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके अंदर जो इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन है वो मैं इस कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की सीरीज में कवर करूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपके जो सीएपीएफ और सीडीएस के अंदर 20+ क्वेश्चंस आते हैं इंडियन पॉलिटी से, उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस इस सीरीज से देखने को मिलेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो है हमारे साथ जुड़ जाइए इस इंडियन पॉलिटी के सफर में। अगर मैं डीपीएसपी की बात करूं, अगर सिंपल सा इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं, तो डीपीएसपी हमारे कुछ इस टाइप्स के लॉज या प्रिंसिपल्स होते हैं जो जिनको मतलब सरकार को पढ़कर हमारे देश के लिए लॉज बनाने होते हैं। कुछ इस प्रकार के प्रिंसिपल्स जिनको पढ़ने से सरकार को एक डायरेक्शन या फिर एक दिशा मिले लॉ बनाने के लिए, तो इन्हें हम जो है डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर मैं इनकी बात करूं तो इंडिया ने इनको आयरलैंड से लिया है और आयरलैंड ने इनको जो है स्पेन से लिया है। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है कि इंडिया ने जो डीपीएसपी आयरलैंड से लिए हैं, आयरलैंड ने उनको कहां से लिया है, तो आयरलैंड ने उनको स्पेन से लिया और स्पेन ने है इनको खुद बनाया है। ये हो गया। यहां पर हम बात करेंगे जो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, ये हमारा डीपीएसपी है। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो हमारा पार्ट 4 है। अगर मैं डीपीएसपी की बात करूं तो सॉरी, ये जो डीपीएसपी है हमारे, इनको अगर मैं जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे वो थे हमारे बीएन राव। इन्होंने दो प्रकार के राइट्स के बारे में बात की थी, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और इन्होंने कहा था दो कैटेगरीज में पुट किए जाएंगे। एक होगी हमारी फर्स्ट कैटेगरी, एक होगी हमारी सेकंड कैटेगरी। जो हमारे फर्स्ट कैटेगरी होगी उसके अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स होंगे और जो हमारी सेकंड कैटेगरी होगी इनके अंदर हमारे डीपीएसपी होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स, तो ये उस वक्त हमारे देश की नीड थी। कुछ ऐसे राइट्स जो हमें हाथों हाथ जब हमारा देश आजाद करेंगे तो हैंड टू हैंड हमें ये राइट्स चाहिए होंगे। लेकिन डीपीएसपी ऐसे थे तो अगर जरूरत के अनुसार जैसे भी नीड बनेगी तो जो है हम डीपीएसपी से जो है हम उनको फंडामेंटल राइट्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये जो कंसेप्ट है ये दो कैटेगरीज का जो है बीएन राव द्वारा दिया गया, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमारा आर्टिकल 45 जो हमारा एजुकेशन के बारे में बात करता है, तो इसको एक फंडामेंटल राइट के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया या फिर एक लॉ बना दिया गया। और जैसे अगर मैं आपको पंचायत के बारे में बात करूं तो जो पंचायत वाला सेक्शन है पहले डीपीएसपी में है, अभी भी डीपीएसपी में, लेकिन अब उसको एक लॉ भी बना दिया गया। तो इस प्रकार से जैसे हमारे देश में जरूरत बढ़ी इन चीजों की, तो डीपीएसपी को जो है कन्वर्ट करके राइट्स लॉज बना दिए गए। इस प्रकार से दो कैटेगरीज के अंदर डिवीजन किया गया और ये डिवीजन जो है बीएन राव द्वारा किया गया। फिर अगर मैं बात करूं, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब भी क्या हमारे देश के अंदर इस प्रकार के डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी थे, लेकिन इनका नाम जो था वो अलग था और ये अंग्रेज लेके आए थे। अंग्रेज अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत लेके आए थे और इनका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये जो है अंग्रेज लेके आए थे आजादी से पहले और ये सिमिलर है हमारे डीपीएसपी से। आज के जो हमारे डीपीएसपी हैं उनसे सिमिलर है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर मैं डीपीएसपी की बात करूं तो यहां पर जो स्टेट टर्म है इससे हमें दो चीजों के बारे में पता चलता है, एक लेजिस्लेचर और जो दूसरा है हमारा हमारा एग्जीक्यूटिव। आगे हम आर्टिकल 36 के अंदर भी बात करेंगे स्टेट के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है, लेकिन यहां पर जो स्टेट टर्म है इसमें जुडिशरी के बारे में हमें नहीं पता चलता। जुडिशरी
का जो है इसमें नहीं है। सो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दो टर्म्स है स्टेट के अंदर, यहां पर जो डीपीएसपी है इनके अंदर। जैसे हमारा आर्टिकल फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है, तो यहां पर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन सेंटर, और फिर है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, राज्य की जो स्टेट हमारे, जैसे अगर आपको एग्जांपल दो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इस प्रकार से। और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हमारी पीयूसी पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। और फिर जो है हमारे इंस्टीट्यूशंस फंडेड बाय स्टेट। अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार या हमारा देश जो है किसी इंस्टीट्यूट को फंड करती है तो वो भी स्टेट के अंदर कंसिडर किया जाएगा। और इनके अगेंस्ट में जो है ये डीपीएसपी लागू होते हैं कि यदि ये ऑर्गेनाइजेशंस डीपीएसपी को नहीं फॉलो करती हैं तो जो है आप कह सकते हैं कि डीपीएसपी को इनको फॉलो करना पड़ेगा, ऑल्दो ये नॉन जस्टिसिएबल है। सो ये जो आर्टिकल 36 है ये सिमिलर टू आर्टिकल 12 है। आर्टिकल 36 एंड आर्टिकल 12 आर सिमिलर। आर्टिकल 12 जो था हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंदर था, जो भी स्टेट की डेफिनेशन के बारे में बात करता था, क्योंकि ये स्टेट की डेफिनेशन से ही पता चलेगा कि ये डीपीएसपी किस पर लागू होते हैं। और अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स के अंदर स्टेट की डेफिनेशन से हमें ये पता चलता था कि ये लोग अगर आपके फंडामेंटल राइट्स छीनते हैं तो आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन यहां पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते डीपीएसपी के कंडीशन में। एज आर्टिकल 37 कहता है कि दे आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट। ऐसा नहीं है कि अगर आपको जो है, जैसा कि इसमें एक हमारा डीपीएसपी है जो कहता है कि मेन एंड वुमेन को जो है अगर किसी एक काम के लिए रखा जाता है तो उन दोनों को बराबर इनकम या दोनों को बराबर सैलरी देनी चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर अगर नहीं मिलती है सैलरी बराबर, तो ऐसा नहीं है कि जो आप है ना कि कोर्ट में जाके कह सकते हो कि मुझे जो है मेरे राइट्स इक्वल नहीं है, तो ये नॉट एनफोर्सिएबल या नॉन जस्टिसिएबल हम इसे कह सकते हैं। अब जैसे हमारे एक एक आर्टिकल्स हैं जो डीपीएसपी के बारे में जिससे हमें जो है पता चलेगा, लेकिन इससे पहले एक क्लासिफिकेशन है जो किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे, और यही क्लासिफिकेशन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला अगर क्लासिफिकेशन में बताऊं तो इसके अंदर जो हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल्स हैं इनको अलग अलग डिवाइड किया गया। एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। दूसरा है हमारा गांधीयन प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स गांधी जी की विचारधारा से इंस्पायर्ड हैं उन्हें हम गांधीयन प्रिंसिपल्स, जैसे हमारा जो है पंचायत वाला सेक्शन है। और फिर जो है हमारे लिबरल इंटेलेक्चुअल, प्रिंसिपल्स। सो इनके अंदर हमारे आर्टिकल्स को जो है डिवाइड किया गया है, और यही कॉन्सेप्ट जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल्स लिबरल हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल हैं, कौन से आर्टिकल्स गांधीयन हैं, कौन से सोशलिस्टिक हैं। सोशलिस्टिक वो जो है जो सामाजिक बात करें, अगर जैसे मैं आपको बताऊं हिंदी के अंदर तो इसका होगा लोक कल्याण, सोशलिस्टिक। तो इसमें सबसे पहला आर्टिकल है वो है हमारा आर्टिकल 38, और फिर जो है हमारा आर्टिकल 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, और जो है लास्ट आर्टिकल 47। इनके बारे में हम बात करेंगे साथ ही में जो है क्या क्या कहते हैं ये आर्टिकल्स। फिर जैसे हमारा गांधीयन प्रिंसिपल्स है, जो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं इसके अंदर हमारे हैं आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, ये दोनों इसके अंदर इंक्लूडेड है, 43 भी। फिर 43B, फिर है हमारा 46, 47, और जो लास्ट है हमारा 48। फिर जो हमारे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं इसके अंदर हमारे आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 44, 45, 48, 48A,
आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 एंड आर्टिकल 51। सो ये जो है हमारा इस प्रकार से इनका डिवीजन किया गया है। अगर मैं इनकी डिवीजन की बात करूं, जैसे अगर हम लिबरल की बात करें तो लिबरल में हमारा एक आर्टिकल आर्टिकल 51 ये बात करता है इंटरनेशनल पीस के बारे में। तो ये एक लिबरल विचारधारा को जो है प्रमोट करता है, लिबरल थिंकिंग को प्रमोट करता है कि आप जो है हमारे देश के अलावा दूसरे देशों के अंदर भी शांति के बारे में सोचेंगे। जो हम यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजते हैं इंडिया की, तो वहां पर यूएन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर जो इंडिया का पार्टिसिपेशन है, तो ये आर्टिकल 51 के तहत है, हम जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनिशियली जब हमारा देश देश आजाद हुआ था, तब हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं थी या फिर इतने रिसोर्सेज नहीं थे इंडिया के पास कि इंडिया जो है डीपीएसपी को जो है लागू कर सके। तो उस वक्त हमारा देश जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन जब हमारे देश की कैपेबिलिटीज बढ़ी, तो हमने जो है यूएन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर इंडियन आर्मी और इंडियन इंडियन आर्म फोर्सेज इनको भेजना शुरू किया, क्योंकि हमारे देश जो है अफोर्ड कर सकता था डीपीएसपी के अंदर जो ये आर्टिकल 51 था। तो जैसे जैसे हमारे देश के अंदर समय के साथ विकास होगा, जो हमारी गवर्नमेंट है वो डीपीएसपी को जो है राइट्स या लॉज के रूप में जो है बाहर लेके आएगी। जैसे 45 की बात करूं तो 45 जो है हमें कहता है कि जो हमारा एजुकेशन का राइट है, सबको शिक्षा का अधिकार है। तो ये जो शिक्षा का अधिकार है, ये अभी जो है हमारा आर्टिकल आर्टिकल 21A के अंदर राइट टू एजुकेशन इसको जो है बना दिया गया। तो इस प्रकार के जो आर्टिकल्स हैं, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। फिर अगर मैं बात करूं गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में, गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर जैसे जो हमारा आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 बात करता है पंचायत के बारे में। अगर मैं इसकी बात करूं तो जब हमारा पंचायत वाला कॉन्सेप्ट आया, तब ये डिसाइड किया, गांधी जी जो है बहुत ज्यादा फेवर करते थे पंचायत वाले कॉन्सेप्ट को, और जब इन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें जो है एज अ राइट के रूप में रखा जाएगा, बट जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, इन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है इसको इसके अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि पंचायत के अंदर जो है इतने लेवल पे करप्शन होगा। जब ऊपर से 100 रुपए आएंगे तो 20 रुपए जो है कोई और रखेगा, फिर उसमें जो है जब गांव को मिलेंगे 80 रुपए, तो 80 रुपए के अंदर से जो है 50 रुपए और कोई रख लेगा, तो 30 रुपए ही गांव के विकास के लिए पहुंच पाएंगे। बट ये कॉन्सेप्ट जो है गांधी जी ने सही बताया, क्योंकि जब 30 रुपए भी गांव तक पहुंचेंगे तो गांव को कुछ तो डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में जो है एक प्रकार का जो है विवाद हो गया, कि जो गांधी जी चाहते थे कि इसको एज अ राइट रखा जाए, और जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं ये चाहते थे कि जो है इसे एज ए राइट के रूप में ना रखा जाए। तो अब जो है हमारे बीएन राव आए, सॉरी राजेंद्र प्रसाद आए, और इन्होंने जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इसका सोल्यूशन किया, और इन्होंने कहा कि आप जो है इन्हें डीपीएसपी में रख दीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जिस स्टेट की इच्छा होगी वो पंचायत को लागू कर लेगा, जिस स्टेट या यूटी की इच्छा नहीं होगी तो वो पंचायत को लागू नहीं करेगा। जैसे अगर आज दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली को पंचायत की कहां जरूरत है। तो इस प्रकार से अगर इसको एज अ लॉ बना दिया जाता तो एक कंपल्शन हो जाती, लेकिन जब डीपीएसपी में है तो एज अ कंपल्शन की नीड नहीं है। अगर कोई स्टेट चाहता है कि उसे पंचायत की जरूरत नहीं है तो वो हटा भी सकता है। तो ये आर्टिकल 40 गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर है। नेक्स्ट जो हमारा है आर्टिकल 43 जो है हमारे बात करता है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है और लिविंग वेज है, तो ये एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसके बारे में बात करता है, और जो हमारे लेबर्स हैं कम्युनिटी के अंदर उनकी लाइफ की स्टैंडर्ड के बारे में बात करता है। तो ये जो 43 है ये भी गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर है। तो ये जो है गरीबों को आगे लाने के लिए जो है गांधी जी की सोच के साथ जो है आर्टिकल 43 है। लेकिन जब अगर मैं देश की आजादी की बात करूं, तो जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब हमारे देश के पास जो है बहुत कम पैसा था, और जो है हम लोग मुश्किल से खाना भी अफोर्ड कर पा रहे थे। तो उसकी बाद में अगर ऐसी ऐसी आर्टिकल्स को फंडामेंटल राइट्स या फिर कोई ऐसा लॉ बना दिया जाता, तो लोग इसके तहत कोर्ट में जाके न्याय मांगते। तो तब ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो इसको जो है एज अ लॉ बना दिया जाएगा। तो ऐसे और दूसरे आर्टिकल्स भी इसी प्रकार से हैं। फिर जो है हमारा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अंदर सबसे पहला जो है हमारा आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 जो है ये बात करता है कि जो हमारे ये हमारे जस्टिस के बारे में बात करता है। जैसे हमारे अगर मैं बात करूं, जो ये आर्टिकल 38 है, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारे डीपीएसपी है वो कितने प्रकार के जस्टिस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जस्टिस है हमारा सोशल, सामाजिक सोशल जस्टिस। फिर जो है हमारा इकोनॉमिक जस्टिस,
इकोनॉमिक जस्टिस और जो तीसरा है हमारा पॉलिटिकल जस्टिस। अब इनको मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताता हूँ। सोशल सामाजिक जस्टिस, अगर जैसे कोई भी व्यक्ति है उसको जो है आर्थिक रूप से वो कमजोर है और उसके वो समर्थ नहीं है, तो उसको जो है सोशल जस्टिस दिया जाएगा। इकोनॉमिक जस्टिस, यदि कोई व्यक्ति बीपीएल के नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर गरीब है, तो उसको जो है राशन कार्ड के द्वारा सुविधाएं प्रोवाइड प्रोवाइड की जाएंगी। तो और जो पॉलिटिकल जस्टिस है, तो आज हर व्यक्ति के पास, भारत के हर नागरिक के पास अधिकार है कि वो अपनी कोई भी पार्टी बना के अपने इलेक्शन लड़ सकता है किसी भी लेवल पर जाके। तो ये इस प्रकार से जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है, वो हमारे आर्टिकल 38 के अंदर की गई और हमारे डीपीएसपी के अंदर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सो ये हमारा आर्टिकल 38। तो इस प्रकार के सामाजिक प्रिंसिपल्स जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, वो हमारे आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47। सो इस प्रकार से इनका डिवीजन किया गया है। और आपको याद भी रखना है कि कौन से, जैसे इसमें क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो दोनों गांधीयन प्रिंसिपल्स और सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के अंदर इंक्लूडेड है। तो उसके अंदर हमारा जो है आर्टिकल 47 हो गया और उसी के साथ आर्टिकल 43 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, आप इनको जो है इसी एस्पेक्ट से तैयार करें। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक एक आर्टिकल को, जो है एक बार जो है पढ़ लेते हैं। जैसे आर्टिकल 38 की बात की थी, स्टेट शैल एस्टैब्लिश सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 कहता है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। अगर कोई भी पॉलिसी या प्रिंसिपल्स के बेसिस, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए यदि हमारा देश जो है कुछ पॉलिसीज बनाता है। तो सबसे पहली है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू मेल्स एंड फीमेल्स। महिला और पुरुष को जो है समान अधिकार होना चाहिए रोजगार का। फिजिकल रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ मैनर दैट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर बेनिफिटेड। Management of economy should be in a manner that there should be no centralization of wealth and products. Equal wages for equal jobs to both male and females. समान जो है आय होनी चाहिए, अगर किसी भी महिला और पुरुष की समान जो है जॉब है या फिर नौकरी है। Preservation of health and strength of workers and children against forcible abuse। जो है हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स के बारे में सोचना चाहिए, और जो चिल्ड्रन को, बच्चों को जबरदस्ती जो है काम में लगाया जाता है या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उसके बारे में। अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जो भी बच्चे हैं, तो अब अगर आप देखें, जो भी बच्चे हैं उनके हेल्दी डेवलपमेंट के लिए जो है नई अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तो ये जो अगर आप देखेंगे, ये सारे मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, हमारे देश के डेवलपमेंट के अंदर बात करते हैं। तो ये एक सोशलिस्ट, सोशल डेवलपमेंट कर रहे हैं लोगों का। सोशल कैसे, मेल एंड फीमेल को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और जो है फिर जैसे मैं अगर मैं बात करूं तो इनको इक्वल जो है वेजेस, इक्वल इक्वल तनख्वाह, सैलरी देनी चाहिए। और जो है ये बात करता है कि हमारा चिल्ड्रन, जो भी वर्कर्स हैं या फिर उनके हेल्थ और स्ट्रेंथ के बारे में जो है बात करनी चाहिए, और जो चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज। तो ये जो है सोशल सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अंदर आ गए। और ये अगर मैं देश की आजादी की बात करूं, तो हमारे देश की इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी या फिर देश के पास इतना रिसोर्सेज नहीं थे कि वो ये सारे चीजें जो है व्यक्ति को डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकें। तो उसकी वजह से इनको डीपीएसपी में किया गया। अगर फ्यूचर में इंडिया की ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर इंडिया काफी जो है समर्थ हो जाएगा, तो ये सारे हमारे राइट्स के रूप में या लॉज के रूप में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A बात करता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस, टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। अगर ये फ्री लीगल एड की मैं बात करूं, जैसे अगर आप किसी भी कंडीशन के अंदर पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो वहां पर जो पुलिस है वो आपको फ्री में न्याय दिलाएगी। ऐसा नहीं है कि पुलिस आपसे चार्जेस लेगी। अगर वो ईमानदार होंगे तो ऑब्वियसली बात है वो आपको फ्री में वहां पर जो है जस्टिस देगी, इक्वल जस्टिस। तो ये जो है फ्री लीगल एड, ये हमारा 39 है। अब ये अगर राइट में कन्वर्टेड होता तो यहाँ पर जो है लोग इसकी कोर्ट में रिट्स लगा देते कि हमें जो है नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार से इनको ऐसे ऐड किया गया डीपीएसपी में। आर्टिकल 40 कहता है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विथ नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब जैसे ये बात करता है कि जो हमारी पंचायत हैं उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, और जो है उन्हें एज अ सेल्फ गवर्नमेंट जो है लाना चाहिए। फिर जो है आर्टिकल 41 टू सिक्योर द राइट टू वर्क
to education and to public assistance in cases of unemployment, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। अब ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है तो उनको जो है एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंट इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और जो पेंशन और उसके बारे में बात करता है। तो इस कंडीशन में अगर कंपल्शन कर दे, जैसे अगर मैं आपको यूपी का एग्जांपल दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है हमारे जो इनके पूर्व हमारे जो एट प्रेजेंट हमारे तो क्या जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं उनके जो एट प्रेजेंट हमारे जो योगी आदित्यनाथ सीएम हैं, इन्होंने पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया, जबकि इससे पहले जो अखिलेश यादव थे उन्होंने पेंशन स्कीम को लागू किया था। लेकिन जब इन्होंने खत्म किया तो कोई व्यक्ति जो है ऐसा नहीं है कि वो जाके कोर्ट के अंदर जाके जो है डिमांड करेगी जो है हमें पेंशन दो, पेंशन दो, क्योंकि एक डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन एनफोर्सेबल है। सो ये मैंने आपको उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दे दिया, रिसेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर दी वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ की बात करूं तो ये जो जैसे जो वुमेन होती है वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उनको 6 मंथ्स का जो ब्रेक दिया जाता है 180 डेज का, तो वो जो ब्रेक है उसके बारे में बात की जाती है। तो ये एट प्रेजेंट लॉ बन चुका है, ये कंपल्शन कर दिया है गवर्नमेंट ने कि अब जो है जो भी वुमेन प्रेग्नेंट है अगर वो वर्क कर रही है, जॉब कर रही है, तो उसे जो उसकी जॉब है उसे 180 डेज या 6 मंथ्स का जो है छुट्टी देंगी। मैटरनिटी रिलीफ कहते हैं उसे, ये तो रिलीफ है, मैटरनिटी लीव कहा जाता है। तो ये आर्टिकल 42 के तहत है। जैसे हमारे देश को नीड हुई तो उसको जो है लॉ बना दिया, जैसे मैटरनिटी रिलीफ की बात की मैंने। फिर जो है आर्टिकल 43 टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्कर्स। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 43 है टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। फिर है 43B प्रमोशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये जितने भी आप ऐसे ए और बी एडेड देख रहे हैं, इसका मतलब है ये अमेंडमेंट्स हैं, बाद में ऐड किए गए। जब हमारा संविधान बना था तब इनको ऐड नहीं किया गया। इनके मैं आपको एक पूरा सीक्वेंस में बता दूंगा कौन से अमेंडमेंट के तहत कौन से आर्टिकल को ऐड किया गया, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। सो थोड़ा सा प्रमोशन कर देता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है हमारा इंस्टाग्राम पेज है पाथ टू अकेडमी, इसे आप फॉलो कर लीजिए, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको इन वीडियोस के लिंक्स और इनका जो नोटिफिकेशन देता हूं, और उसी के साथ जो भी एसएसबी से रिलेटेड डेटा होता है वो सून मैं इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करूंगा। सो आप पाथ टू अकेडमी 01 जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, और जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है आप लाइक भी कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, आप जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हैं तो इतना तो बनता है कि आप एक सब्सक्राइब, एक फॉलो और एक चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। थोड़ा सा प्रमोशन जरूरी है, एज ये बिल्कुल शुरुआत की है मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सो डू सपोर्ट अस। सो वापस आते हैं, तो ये जितने भी ए और बी इस प्रकार से चीजें हैं इनको जो है बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। लेबरर्स शुड बी अलाउड टू फॉर्म एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगर कहीं पर ऐसा होता है कि लेबर्स को जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं बनाने दिया जाता, आपने देखा होगा कई लेबर यूनियन और कैसे मतलब कोई सिटीज के नाम पे जैसे लखनऊ लेबर यूनियन, तो इस प्रकार के जो यूनियंस बनते हैं ये इनका डीपीएसपी के अंदर दे रखा है। लेकिन अगर नहीं बनाने देती कोई ऑर्गेनाइजेशन तो आप जो है कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी काफी ज्यादा डिमांड है कि इसको सबसे पहले लॉ बनाओ, क्योंकि हमारे देश की जो प्रेजेंट सिचुएशन है यहाँ पर सबके जो सिविल मैटर्स हैं यहाँ पर जो है कंडीशंस बहुत अलग हैं। तो यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात काफी टाइम से हमारे देश के अंदर चल रही है, और जो हमारी गवर्नमेंट है ये भी काफी जो है इसके रिसेंटली आई होप सो शायद उत्तराखंड के अंदर जो है इस चीज को जो है एनफोर्स या फिर इनके जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर लाया गया है। तो शायद आई एम नॉट श्योर, बट उत्तराखंड के अंदर इसकी काफी ज्यादा चर्चा चल रही है, और सून जो है उत्तराखंड के अंदर जो है इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अभी हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है इसको लाने की, एज कुछ स्टेट्स इसको लागू कर रहे हैं, जिससे हमारी गवर्नमेंट को जो है काफी सारे जानकारी मिलेगी कि ये कितना सक्सेसफुल हो पाएगा या कितनी चीजें इसके अंदर चेंजेस करनी पड़ेंगी। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हमारा आर्टिकल 44 के अंदर है, ये बात करता है जो हमारे सिविल मैटर्स हैं, इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल। मतलब अगर किसी की शादी है
तो अब कुछ रिलीजन के अंदर आप देखेंगे, आप अनलिमिटेड शादी, अनलिमिटेड मतलब काफी ज्यादा जो है शादी कर सकते हैं, आप काफी सारी वाइफ्स जो है रख सकते हैं। लेकिन कुछ रिलीजन के अंदर ऐसा है कि सिर्फ आप एक ही वाइफ रख सकते हैं। और जो है डाइवोर्स की बात आती है, जैसे अब अगर मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दूं 3 तलाक वाला, तो जो हमारा जो मुस्लिम रिलीजन है उसके अंदर जो है डाइवोर्स जो है, तलाक 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 कर दिया 3 बार तो उससे डाइवोर्स हो जाएगा जो है। और इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं, ये सारे रिलीजियंस और सारे सिटीजन्स के लिए सेम की जाए, उसलिए इसके लिए जो है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। कहां पर? सिविल मैटर्स के अंदर, क्रिमिनल मैटर्स के अंदर नहीं। क्योंकि क्रिमिनल मैटर्स के अंदर इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट होता है। मतलब अगर आप मर्डर करेंगे तो आप जो है देश में क्राइम कर रहे हैं, एक देश में, और रॉबरी करेंगे और जो है थेफ्ट, चोरी, क्वारल, कोई भी विवाद, तो इस प्रकार की चीजें ये क्रिमिनल मैटर्स के अंदर ही आती हैं। तो ये जो है हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड में इंक्लूडेड नहीं है। जबकि हमारा जो सिविल मैटर्स हैं, जितने भी लोगों के निजी विवाद होते हैं, व्यक्तिगत विवाद होते हैं, उनके लिए जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो है नीड इंडिया के अंदर है। फिर जो है हमारा आर्टिकल 45 कहता है प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द एज ऑफ द 6 years। इसे हमारा, मैंने जैसे आपको बताया, राइट टू एजुकेशन बना दिया गया आर्टिकल 21A के तहत। और इसके अंदर जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको जो है एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया, जिससे, जैसे अब हमारे पहले इनिशियली जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब हमारी कैपेसिटी नहीं थी कि सब बच्चों को जो है राइट टू एजुकेशन दे पाए। लेकिन बाद में, जैसे अगर मैं बात करूं, तो हमारे देश में डेवलपमेंट हुआ, काफी सारे रिसोर्सेज, काफी सारी गवर्नमेंट स्कूल्स खुली। पहले गवर्नमेंट स्कूल्स ही नहीं थी इतनी कि हर बच्चे को अगर शिक्षा का अधिकार दे दिया जाए तो वो कहाँ जाएगा। तो फिर इससे तो हर रोज जो है सुप्रीम कोर्ट के पास रिट्स आने लग जाएंगी जो राइट टू एजुकेशन। इसीलिए इसको बाद में, जब हमारे देश की इतनी स्थिति बन गई कि उसके पास काफी सारी गवर्नमेंट स्कूल्स थी, जहां पर वो काफी सारे बच्चों को रूरल बैकग्राउंड से या फिर जो है पुअर बैकग्राउंड से हैं उनको पढ़ा सके, तो इसे एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। आर्टिकल 46 कहता है टू प्रमोट एजुकेशनल एंड सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ एससी, शेड्यूल कास्ट, एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज। एजुकेशनल एंड सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ द एससी एंड एसटी, तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 47 टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, लिविंग स्टैंडर्ड एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। अगर मैं इसकी बात करूं, जब हमारे देश के अंदर जो है कुपोषण काफी ज्यादा फैल रहा है, तो उसकी वजह से जो है इसको ऐड किया गया, कुपोषण की बीमारी, या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर जो है काफी सारी, जैसे पोलियो की बीमारी। तो यहाँ पर जो है न्यूट्रिशन और जो है इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ये सारी चीजें जो है इनको डीपीएसपी में रखा गया। और इनकी नीड जो है हमारे देश के अंदर वो है एज अ राइट। क्योंकि अगर हमारे देश के अंदर इस प्रकार से ये राइट नहीं होगा फ्री पब्लिक हेल्थ के बारे में, या फिर लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है हमारी सरकार ध्यान नहीं रखेगी, तो उसकी वजह से काफी सारे लोगों को, या काफी गरीब लोगों को, पिछड़े हुए वर्ग के लोगों को दिक्कतें आएंगी। और इसके अंदर ये भी कहता है प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। अब अगर इसकी बात करें, शराब और जो है नशीले पदार्थ जितने भी हैं, अगर उनका सेवन को प्रोहिबिट कर दिया जाए तो हमारे देश के अंदर काफी बड़ा नुकसान होगा। हमारी जीडीपी के अंदर काफी बड़ा रोल है जो हमारे ये, अगर आप जो हमारे ये ड्रिंकिंग, सॉरी, शराब और जो है नशीले पदार्थ हैं। अगर मैं आपको बात करूं, कोरोना के अंदर और कुछ खुला नहीं खुला था, लेकिन सबसे पहले शराब की दुकानों को खोला गया था। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी जीडीपी के अंदर। सो ये आपको ध्यान रखना है। ये डीपीएसपी से हटाकर अगर इसे लॉ बना दिया गया, तो हमारे देश के अंदर काफी सारे ऐसे नागरिक हैं जिनके जीवन में काफी सारी दिक्कतें आ जाएगी। उनका जो दैनिक जीवन है वो काफी मुश्किल हो जाएगा जब उन्हें इस प्रकार के पदार्थ सेवन करने के लिए नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री। अब ये बात करता है, अगर मैं आपको कहूं तो, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस एंड टू प्रोहिबिट काउ स्लॉटर्स एंड काल्व्स। यहाँ पर दूसरे एनिमल्स के स्लॉटर के बारे में बात की गई है। तो ये जो है इस प्रकार के स्लॉटर को रोकना है। और जो है काफी सारे स्टेट्स ने, काफी सारे तो नहीं, कुछ स्टेट्स ने जो है लॉज बना दिए काउ स्लॉटर के अगेंस्ट, बट येट पूरे इंडिया के अंदर काउ स्लॉटर के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है। आप जो है गाय काट सकते हैं, बट ये जो है मतलब थोड़ा सा क्राइम हो जाता है, तो उसके केस में भी जो है एक्शन लिया जा सकता है। तो ये जो आर्टिकल 48 है ये कहता है कि एनिमल हस्बेंड्री, और पर यहाँ पर एक टर्म है
जब तक आपको एनिमल सॉरी, जब तक आपको एनिमल जो है दूध दे रहा है तब तक आप उसको नहीं काट सकते, उसके बाद में आपकी चॉइस है। सो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इसके अंदर जो है, अगर आप जब तक आपको जो है आपकी गाय या आपके साथ जो पशु है वो आपको एनिमल जो है वो आपको दूध दे रहा है या फिर जो है कुछ रिसोर्स दे रहा है, तो तब तक आप उसे नहीं काट सकते, बाद में आपकी चॉइस है। ये भी डीपीएसपी के अंदर है। आर्टिकल 48 कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब ये भी बात करता है कि जो है हमारे इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहिए। अगर इसको सपोज कीजिए आप, अगर जो है इसको एज अ राइट कर दिया जाए तो हमारे देश के अंदर कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, क्योंकि हमारे देश के अंदर इतनी सारी व्हीकल्स हैं जो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, इतने सारे जो है फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, तो ये इस प्रकार की चीजें जो है हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करती हैं, पर ये जो है एज अ राइट नहीं की गई। अगर कर दी जाए तो काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस की जा सकती है। फिर है 49। 49 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो भी हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स या प्लेसेस या ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करना। ऐसा नहीं है कि आप जो है ताजमहल में जाएं और जो है उसको क्षति पहुंचा दें, या फिर उसका कुछ भी, अगर आपने जैसे सपोज करूं मैं कोई मार्बल निकाल के जो है या तोड़ दिया या फिर वहां पर जो है कुछ भी डैमेज कर दिया, तो ये आप नहीं कर सकते। फिर जो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अब ये जो चीज है ना, ये थोड़ी सी अलग चीज है, मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारी जुडिशरी है, अगर आप स्टेट सर्विसेज के अंदर बात करते हैं तो एक हमारी जुडिशियल सर्विसेज होती हैं, एक जो है हमारी जो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, जैसे हमारे जो स्टेट के अंदर एसडीएम वगैरह होते हैं। तो आपने देखा होगा जुडिशियल सर्विसेज के लिए एक अलग एग्जाम कंडक्ट होता है, और जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, जो हमारी पुलिस होती है, इसके लिए जो है अलग एग्जाम कंडक्ट होता है। तो ये जो सेपरेशन की बात की गई है, ये हमारे आर्टिकल 50 के अंदर, डीपीएसपी के आर्टिकल 50 में बात की गई है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। जुडिशियल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है ये अलग कंडक्ट होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, इसका एग्जाम अलग कंडक्ट होता है। तो ये जो सेपरेशन है ये हमारे आर्टिकल 50 के तहत किया गया। सो नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 51, जो इंटरनेशनल पीस के बारे में बात करता है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस इन द डीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद अनदर वन अनदर। कोई भी इंटरनेशनल लॉ होता है तो उसकी रिस्पेक्ट करना। जैसे अगर मैं आपको जैसे मैं बात करूं, जैसे हमारा जो ईईजेड वाला फंडा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो ये जो है हम फॉलो करते हैं। और इसी प्रकार से जो है इंटरनेशनल लॉज हो गए, कुछ ट्रीटीज हो गई, अगर इंडिया ने कुछ ट्रीटीज साइन कर रखी हैं किसी कंट्री के साथ तो उसे जो है फॉलो करना। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, चाइना और इंडिया के बीच में एक ट्रीटी हो रखी है कि ये कभी भी बुलेट फायर नहीं करेंगे। मतलब अभी तक 1962 के बाद में जो है कोई बुलेट फायर नहीं होगी। इसीलिए जो हमारा गलवान क्लैश था, इसके अंदर हमारे सोल्जर्स ने जो है चाइनीज सोल्जर्स को बुरी तरह मारा, लेकिन यहां पर एक भी बुलेट नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि एक ट्रीटी साइन हो रखी है और उस ट्रीटी की इंडिया रेस्पेक्ट करता है। इतनी बुरी कंडीशन में जब चाइनीज की ये मेंटालिटी थी कि वो जो है हमारे सोल्जर्स को रात के अंधेरे में बुलाएंगे और उन पर हमला करेंगे, उस कंडीशन के अंदर भी जो है एक भी सिंगल बुलेट फायर नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इंडिया रेस्पेक्ट करता है किसी भी ट्रीटी की। इंडिया के जो लॉज हैं या हिस्ट्री है वो यही एग्जाम्पल देती है कि इंडिया एक ऐसा देश है जो उसूलों के बेसिस पे चलता है। उसका ऐसा नहीं है कि आप जो है बिल्कुल जंगली की तरह जीवन जी रहे हो। जैसे हमारे पाकिस्तान की बात कर ले, कोई लॉज नहीं है, कुछ उसूल नहीं है, टेररिस्ट को पैदा कर रहा है और भेज रहा है भारत के अंदर। तो इस प्रकार से जो है ट्रीटीज और जो है चीजों को फॉलो करता है इंडिया। फिर जो है एनकरेज सेटलमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। सो ये था आर्टिकल 51। अब यहाँ पर जैसे हमारी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज है, ये इसी आर्टिकल के तहत जाती हैं, और ये एज अ डीपीएसपी है। तो इतना अगर आप देखेंगे तो चॉइस है गवर्नमेंट के साथ। कल को गवर्नमेंट चाहे तो हटा सकती है अपनी यूएन पीस, अपनी फोर्सेज जो है यूएन पीस कीपिंग में से। जैसे हमारे काफी सारे कुछ हेलीकॉप्टर्स भी जो है इंडिया ने दे रखे हैं यूएन पीस कीपिंग में। सो ये जो है आर्टिकल 51 के तहत है।
ये हमारे डीपीएसपी कंप्लीट हो गए। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और जो है ये इंस्टाग्राम चैनल पे जो है आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल जो है सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार, इसमें जो है मैं काफी अपडेट्स देता हूँ। रीसेंट जो अभी एसएसबीज आ रहे हैं इनके रिगार्डिंग भी जो है काफी अपडेट्स दूंगा। जो ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स रह चुके हैं, जो मेरे कुछ दोस्त हैं जो जाके आ चुके हैं एसएसबी, तो उनके वक्त जो है जीडी के टॉपिक्स वगैरह वो सब मैं जो है आपको इसमें अपडेट कर दूंगा। सो डू ज्वाइन दी पाथ टू अकेडमी 01 टेलीग्राम चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। एक इसमें नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक पॉइंट रह गया था, वो ये था कि जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इन्होंने डीपीएसपी को नॉवेल फीचर्स कहा है। नॉवेल फीचर्स। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि इसे इसे जो है चेक किसने कहा है? जो हम जैसा बैंक में लेके जाते हैं, तो ये जो चेक टर्म है ये किसने कही है डीपीएसपी को? ये क्वेश्चन मैंने आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट हम एक डिफरेंस की बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा काफी सारी सिमिलरिटीज हैं, तो एक डिफरेंस है जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स और जो है हमारे डीपीएसपी, इनके बीच में क्या डिफरेंस है एंड डीपीएसपी। अगर मैं बात करूं हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सबसे पहला डिफरेंस है कि ये जस्टिसिएबल है। अगर आपके कोई भी जो है मौलिक अधिकार है उसका हनन होता है तो आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये जो है सबसे पहला डिफरेंस है। और ये जो है ये हमारा नॉन जस्टिसिएबल है। ये नॉन जस्टिसिएबल है। और फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे जस्टिसिएबल है। आप कोर्ट के अंदर जा सकते हैं जब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का जो है जस्टिसिएबल, यहाँ ए आ जाएगा। सो जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, तो ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट टाइप में है, नेगेटिव नेचर के अंदर है, क्योंकि ये स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं स्टेट जो है कल को हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लॉज आ जाते हैं जो हमारे देश के अंदर जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, उनके विकास के बारे में नहीं करता, तो लोग पहुंच जाएंगे कोर्ट के अंदर, और कोर्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट को आदेश देगा कि आप जो है ऐसा क्यों कर सकते हैं। तो यहां पर जो है ये स्टेट को रोकता है इस प्रकार की एक्टिविटी से। जबकि ये जो है ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव नेचर है इनका। यहाँ पर स्टेट के पास चॉइस है कि वो कुछ चीजें करना चाहता है या नहीं करना चाहता। जैसे हमने बात की कि जैसे हमारा जो 51 है, 51 नेशनल पीस है, तो यहाँ पर स्टेट की चॉइस है। आप स्टेट के ऊपर जो है ऐसा नहीं है कि जो स्टेट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है। तो ये पॉजिटिव में बात करता है, और ये जो है नेगेटिव फंडामेंटल राइट्स जो हमारा नेगेटिव नेचर में बात करता है। फिर है हमारा नेक्स्ट डिफरेंस, वो ये है कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और ये जो है स्टैब्लिश करता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये मैं आपको पहले बताना भूल गया था, वैसे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफरेंस में चलो कवर हो गया। तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करते हैं कंट्री के अंदर। जबकि जो हमारे डीपीएसपी है ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा कि जैसे हमारे 3 जस्टिस की बात की गई है, वैसे ही कौन से 2 डेमोक्रेसी की बात की गई है डीपीएसपी के अंदर। तो वो क्वेश्चन का आंसर होगा सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब अगर मैं बात करूं, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनको इंप्लीमेंट कर दिया गया था ड्यूरिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही इंप्लीमेंटेड विथ
कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के साथ ही इनको जो है लागू कर दिया गया था। और अगर मैं बात करूं दूसरी साइड, डीपीएसपी, इनको लागू नहीं किया गया, इनके लिए सेपरेट लॉज बना के लागू किया गया। जैसे आर्टिकल 21A की बात की तो ये पहले जो है 45 डीपी आर्टिकल 45 के अंदर जो था, और फिर इसको जो है एज अ लॉ बनाया गया। तो इनको जरूरत के अनुसार बाद में इंप्लीमेंट किया गया, या पूरों को अभी सारे जो है उनको इंप्लीमेंटेड नहीं किया, तो इसको हम कह सकते हैं नॉट इंप्लीमेंटेड विथ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इंप्लीमेंटेड विथ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के साथ जो है इसको लागू नहीं किया गया, इसके लॉज नहीं बनाए गए। सो ये हो गया। फिर इसके बाद में एक और डिफरेंस है, ये फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे एक प्रकार के लीगल सैंक्शंस हैं, लीगल सैंक्शंस हैं। लीगल कैसे? आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं, अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट है उसका हनन होता है तो आप कोर्ट में जाके इसकी डिमांड कर सकते हैं। और ये जो है हमारे मॉरल, अब ये कहते हैं कि आपको जो है गाय नहीं काटनी चाहिए, तो ये मॉरल सैंक्शन है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है। और मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस, सो ये हमारा डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट्स है इनके अंदर डिफरेंस हो गया। एक डिफरेंस ये भी कह सकते हो, जैसे ये पार्ट 3 के अंदर है और ये पार्ट 4 के अंदर है, और पार्ट 4 के अंदर ये जो है हमारा आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच में है, और ये जो है हमारे आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में है। सो ये एक और डिफरेंस हो गया। और नॉन जस्टिसिएबल जस्टिसिएबल है नेचर के अंदर। नेक्स्ट एक डिफरेंस और है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये मिलते हैं इंडिविजुअल को, या फिर इन्हें हम इंडिविजुअल राइट्स भी कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति का, अगर किसी व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी की गई है तो उसको जो है छुआछूत के बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेट किया गया है, तो वो जो है इससे इंडिविजुअल का राइट जो है जा रहा है, तो वो इंडिविजुअल जाएगा कोर्ट के अंदर। जबकि जो हमारे डीपीएसपी हैं ये कलेक्टिव राइट्स हैं, कलेक्टिव या फिर सोशल राइट्स का या प्रिंसिपल्स, कलेक्टिव और सोशल प्रिंसिपल्स, और सोशल प्रिंसिपल्स कौन से? हमारे जो डीपीएसपी है। सो ये एक डिफरेंस है जो आपको समझ में आ गया होगा। इंडिविजुअल को दिए जाते हैं राइट्स, और ये जो है सोसाइटी को दिए जाते हैं। सोसाइटी को कैसे? कि भाई आप जैसे कहते हो कि किसका एग्जांपल लें, एग्जाम्पल किसका लें, जैसे हाँ, जो 47 है, 47 कहता है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, लिविंग स्टैंडर्ड एंड इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। तो ये जो है ये हमारा बात करता है किसके कॉन्सेप्ट में? जो हमारा सोशल, जो हमारी सोसाइटी है उसके डेवलपमेंट के लिए बात करता है। यहाँ पर किसी इंडिविजुअल का फायदा नहीं है, इंडिविजुअल के नहीं, जबकि पूरी सोसाइटी के बारे में बात करता है। तो ये इसके बेसिस में जो है कलेक्टिव प्रिंसिपल और कलेक्टिव या फिर कलेक्टिव सोशल प्रिंसिपल्स, कलेक्टिव या फिर सोशल प्रिंसिपल्स, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सो नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम इसके अंदर जो है अमेंडमेंट्स की बात करेंगे, जो अमेंडमेंट्स किए गए और जिसके साथ जो है हमारी इसके अंदर चीजें ऐड की गई। सबसे पहला जो हमारा अमेंडमेंट था जो हमारे डीपीएसपी के अंदर किया गया था वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इस अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 39A इसमें ऐड किया गया था, आर्टिकल 43A ऐड किया गया था, आर्टिकल 48A ऐड किया गया था। नेक्स्ट अमेंडमेंट था हमारा 44th अमेंडमेंट 1978, और इसके तहत जो है आर्टिकल 38, आई होप सो, शायद से 38,
एक मिनट जरा मैं रीचेक कर लेता हूं आर्टिकल। आर्टिकल 38 के अंदर अमेंडमेंट किया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, और इसके अंदर भी जो है आर्टिकल 39 में अमेंडमेंट किया गया था इसके साथ। उसके बाद में जो है हमारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इनके अंदर अमेंडमेंट्स किए गए थे, इनको ऐड नहीं किया था, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे तो इनमें अमेंडमेंट्स थे। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहता है कि इसमें 2002 में ये जो अमेंडमेंट था इसके तहत जो हमारा आर्टिकल 45 था इसको जो है एज अ 21A के रूप में रख दिया गया, हमारा फंडामेंटल राइट्स के रूप में, फंडामेंटल राइट्स के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011, और इसके तहत जो है हमारा आर्टिकल 43B 43B इसको बनाया गया, इसको ऐड किया गया। सो ये आपके जो है कंप्लीट हो गए डीपीएसपी। एक फास्ट रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी, हमने इनको आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड ने इनको स्पेन से लिया है, एक पीवाईक्यू रह चुका है तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो है ये आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच में है, और हमारे पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं। BN राव जो थे इन्होंने जो है दो कैटेगरीज के अंदर फंडामेंटल राइट्स को डिवाइड किया, एक फर्स्ट कैटेगरी, एक सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी के तहत जो है फंडामेंटल राइट्स को रखा गया, सेकंड कैटेगरी के तहत जो है डीपीएसपी को रखा गया, जो स्टेट बाद में अगर जरूरत पड़ेगी उसके साथ उसको लॉ बना के जो है इंप्लीमेंट कर देगा, लेकिन इनिशियली इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एज अ लॉ के रूप में इंप्लीमेंट नहीं किया गया, एज अ डीपीएसपी रखा गया, प्रिंसिपल्स के रूप में रखा गया। फिर जो है अगर मैं बात करूं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नाम की चीज जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1935 में लाई गई ब्रिटिशर्स द्वारा, जो सिमिलर थे डीपीएसपी से। नेक्स्ट हमने बात की जो हमारा यहाँ पर स्टेट टर्म है, यहाँ पर हमें पता चलता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में, जुडिशरी के बारे में नहीं है यहाँ पर स्टेट टर्म जो है। नेक्स्ट हमने बात की थी जो हमारे तीन प्रकार के डिविजन्स किए गए, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। सबसे पहला जो हमारा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स था उसमें जो है आर्टिकल 38 जो हमारे तीन जस्टिस की बात करता है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की। और फिर उसके बाद में जो है आर्टिकल 39, 39A, 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 47। फिर गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर जो है आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, 48A, 49, 50 एंड 51। गांधीयन जो गांधी जी के जो विचारधारा थे उसके ऊपर जो बेस्ड है। लिबरल मतलब खुलेपन की बात करते हैं, जैसे एजुकेशन, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, आर्टिकल 45 के तहत जो बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। आर्टिकल 51 के तहत जो है हम जो है दूसरे देश के साथ जो है ट्रीटी साइन करेंगे तो उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, और जो है हम जो इंटरनेशनल पीस कीपिंग के बारे में बात करेंगे। और ये जो हो गया हमारा डिफरेंस। फिर बात की थी डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में, जो हमें कहता है कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आते हैं यूनियन के और स्टेट के डेफिनेशन के अंदर। फिर है जो हमारी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, PSUs, इंस्टीट्यूशंस फंडेड बाय द स्टेट, जो भी संस्थाएं हैं जिनको स्टेट फंड करता है वो सारी इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 36 के अंदर आएंगी। और जो है हमारा आर्टिकल 36 है ये सिमिलर है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, जबकि 36 जो है डीपीएसपी के लिए बात करता है। 37 की बात की थी जो है हमारे डीपीएसपी जो है, सॉरी फंडामेंटल राइट्स बार बार क्यों निकल रहा है, जो हमारे डीपीएसपी है ये जो है हमारे नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। आप कोर्ट के अंदर जाके नहीं कह सकते कि मेरा डीपीएसपी छीन लिया गया है, मुझे जो है आप न्याय दो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 38 कहता है स्टेट शैल एस्टैब्लिश सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के कल्याण के लिए। 39 कहता है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, equal opportunity of employment to males and females, physical resources should be distributed in such a manner that all the section of the society are benefited, management of economy should be in a manner that there should be no centralization of wealth and products, equal wages for equal jobs or to both male and females, preservation of health and strength of workers,
and certain against forcible abuse, opportunities for health development of children. नेक्स्ट था 39A। 39 ये कहता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस, टू प्रोवाइड प्री लीगल एड टू द पुअर। आर्टिकल 40 कहता है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू फंक्शन एज अ यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। फिर 41 जो है ये बात करता है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट। 42 बात करता है टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ फॉर मैटरनिटी रिलीफ, जो हमारा प्रेगनेंसी के समय जो महिलाओं को जो छुट्टी की बात है उसके बारे में बात की जाती है, अवकाश या फिर जो है लीव के बारे में। 43 कहता है कि टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। 43A कहता है टू टेक steps to secure the participation of worker in the management of industries। 43B कहता है कि promotion of cooperative societies। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये सिविल मैटर्स के लिए है, इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल, जिसके अंदर मैरिज, डाइवोर्स, विल, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के साथ जो है जितने भी लॉज होंगे ये सारे सबके लिए सेम किए जाएंगे, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए जो है एक ही सिविल मैटर्स के अंदर लॉज बनाए जाएंगे, उसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, जो आर्टिकल 44 के अंदर है। फिर जो है आर्टिकल 45 प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड, ये जो है ऐड कर दिया गया एज अ राइट टू एजुकेशन हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। फिर है आर्टिकल 46 कहता है टू प्रमोट एजुकेशनल एंड सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स of SC, ST and other weaker sections of the society। 47 कहता है to raise level of nutrition की बात करता है, standard of life, और फिर जो है improve health। फिर जो है prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 48 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। और 48A इसके अंदर ही जो 48 था इसके अंदर हमने बात की थी काउ स्लॉटर और जो है एनिमल हस्बेंड्री के तहत जो मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस है और जो साइंटिफिक मेथड्स है वो एग्रीकल्चर में यूज किए जाएं। 48A कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 49 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। 50 कहता है सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, या फिर जुडिशरी को सेपरेट है एग्जीक्यूटिव से रखना। फिर हमने बात की थी 51 जो है इंटरनेशनल पीस के बारे में बात करता है, मोस्ट मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस इन द डीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड peoples with one another, encourage settlement of international disputes by arbitration। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था EEZ का, जो हम इंटरनेशनल ट्रीटी के रूप में फॉलो करते हैं, और चाइना और इंडिया का जो आपको एग्जांपल दिया था मैंने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इन्होंने इनको नॉवल फीचर्स कहा था, और चेक इनको किसने कहा था ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में हमने जो है डिफरेंसेस पढ़े थे। पहला डिफरेंस था ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं जस्टिसिएबल है, डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जो है हमें एक नेगेटिव नेचर के टाइप में दिखते हैं, और जो डीपीएसपी जो है पॉजिटिव नेचर है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात की गई है, जबकि जो हमारे डीपीएसपी है यहाँ पर इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी के बारे में बात की गई है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे ये इंप्लीमेंट कर दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जबकि इनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, इनका कोई जो है एनफोर्सेबल नहीं थे कोर्ट के अंदर। लीगल सैंक्शंस हैं, कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस। पार्ट 3 के अंदर 12 to 35 है, पार्ट 4 के अंदर 36 to 51 है। ये जो है फंडामेंटल राइट्स ये इंडिविजुअल जो है नागरिक उसको मिलते हैं, जबकि ये कलेक्टिव और सोशल प्रिंसिपल्स हैं। कलेक्टिव मतलब काफी सारे लोगों को एक साथ जो है मिलते हैं, या सोशल प्रिंसिपल। फिर हमने अमेंडमेंट्स की बात की थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत जो है 39A, 43A, 48A और 39 के अंदर जो है अमेंडमेंट्स किए गए थे, और इनको तो 3 को ऐड किया गया था, इसमें चेंज किया गया था। फिर जो है हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 1978 के तहत आर्टिकल 38 के अंदर अमेंडमेंट। फिर जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत जो है 45 के अंदर इसको जो है एज अ फंडामेंटल राइट के रूप में कन्वर्ट कर दिया।
और 97th के अंदर जो है 43B को ऐड कर दिया गया। सो ये आपके जो है डीपीएसपी कंप्लीट हो गए हैं। इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स को पूरा कर लिया है, तो आप उन्हें जरूर देखें क्योंकि बहुत हेल्प करेंगे आपके। काफी 2 या 3 क्वेश्चन आराम से इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में आ जाते हैं, तो आप उन्हें जरूर कवर करें। और जो है वही सिंपल सा प्रमोशन, पाथ टू अकेडमी इंस्टाग्राम चैनल को, इंस्टाग्राम पेज को जो है फॉलो करें, और जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है पाथ टू अकेडमी 01, इसको ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं एसएसबी के रिगार्डिंग जो भी डेटा है वो अपलोड करूंगा, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, जो भी डायरेक्ट एंट्रीज या फिर रिटर्न एंट्रीज के थ्रू एसएसबी जा रहे हैं। और सबसे बड़ा काम तो रह गया, सब्सक्राइब कर दीजिए यार, सब्सक्राइब टू द चैनल। जो वो लाल कलर का बटन है उसको हिट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपने अगर वीडियो पूरी देखी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 4th A जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है वो मैं जल्द ही इस पे अपलोड कर दूंगा, सो आप उसे भी जरूर देखें और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद।